हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है किसी के डेवलपमेंट पर। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपर्ट सीरीज की थर्ड क्लास है और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे हेरिडिटी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रेगर मेंडल जिनका हेरिडिटी के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रोल रहा, और इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, फिर डेवलपमेंट पे जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उसका क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता। हेरिडिटी क्या होती है कि जो करेक्टर हमें विरासत में मिलते हैं, जो जेनेटिक करेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, चाहे वो बुद्धि का स्तर रहा हो, ठीक है, चाहे वो रंग रूप रहा हो, चाहे वो आंखों का रंग रहा हो, जैसे कोई काला है, कोई सफ़ेद है, किसी की आंखों का रंग सफ़ेद है, किसी की ब्लू आइज है। ठीक है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। तो ये सभी चीज़ हमें कहाँ मिलती है? हमें पेरेंट्स से मिलती है, हमें विरासत में मिलती है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इनहेरिट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी जो हमें पेरेंट्स से मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। ये डील विद द फिनोमेना ऑफ लाइक विजिट लाइक, ये एक फिनोमेना के तहत चलता है जिसको हम लाइक विजिट लाइक बोलते हैं। यानी इस फिनोमेना के में होता है कि जो इंसान का बच्चा है वो इंसान ही होगा, यानी जो कुत्ते का बच्चा है वो कुत्ते का होगा। तो ये बजट ये बताता है फिनोमेना। ठीक है, तो हेरिडिटी में क्या होगा? जो करैक्टर हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे कोई बुद्धि स्तर हो गया या फिर रंग रूप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि जो हेरिडिटी है वो प्रोवाइड करती है हमें, बेसिस प्रोवाइड कर देती है, यानी हम अ, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के माता पिता की हाइट क्या है? छोटी है, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका एक विकास का, मतलब उसका एक विकास निश्चित हो जाता है कि अगर उनके माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट क्या होगी? कम जाती है। तो ये देखते हैं, हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी व्हाट ए प्रिंसिपल पर्सन इज बोर्न विद, यानी जो लक्षण वो लेके पैदा होता है वही उससे उसका एक विकास का आधार जो है वो निश्चित कर देती है आनुवंशिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिनका विचार था, जिनकी अपनी एक परिभाषा थी, जिन्होंने हेरिडिटी को बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की, जिन्होंने कहा था द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो माता पिता से उनके बच्चों में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलेंगे? आनुवंशिकता बोलते हैं। ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा बताया गया। और ऐसे ही रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने कहा था कि हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट वर पेरेंट्स इन ए इंडिविजुअल व्हेन द बिगिनिंग लाइफ मीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन अबाउट 9 मंथ बिफोर बर्थ, यानी कि वो सभी कारक शामिल है जो व्यक्ति के जन्म होने से पहले, यानी जन्म होने से पहले गर्भ में जितने भी कारक जो मौजूद है उसको क्या बोलेगा? हेरिडिटी बोला है वुडवर्थ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हेरिडिटी की प्रोसेस क्या है, वो कैसे मतलब ट्रांसफर होती है, या कैसे जो हेरिडिटी है वो अपने हमारे माता पिता से हमें मिलती है। देखो, द यूनियन ऑफ, यानी मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का मिलकर एक फर्टिलाइज एग बनाता है। मेल जर्म सेल क्या हो गया? स्पर्म हो गया। और फीमेल जर्म सेल क्या हो गया? ओवम हो गया या फिर एग हो गया। जब एग और ओवम मिलते हैं तो एक फर्टिलाइज एग बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो गया? स्पर्म में कितने पेयर होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं? 23 नंबर, नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। और ओवम में भी 23 नंबर, और ये दोनों मिलाकर कितने बना देते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना देते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है? हेरिडिटी मिलती है स्पर्म से उसके पिता की, और ओवम से उसके माता की। जो करेक्टरिस्टिक है वो होते हैं। और एक और बात, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टर्स हमारे अंदर दिखाई देते हैं, जैसे हमारे पिता की जो है वो मान लो वाइट आईज है, और माता की जो है वो ब्लैक आईज है। लेकिन जो बच्चा हुआ, ठीक है, जैसे हम पैदा हुए तो हमारी क्या है? ब्लैक आई है, हमारी वाइट आईज किसी की नहीं है। जैसे दो बच्चे हुए उनमें से किसी की नहीं है, लेकिन हमारे आगे जो बच्चे आए उसमें क्या हो गया? वाइट आईज आ गई।
ठीक है। यानी जो F1 जनरेशन थी, यानी कि हम हैं, हमारे माता पिता के हम हैं F1 जनरेशन, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो होगी F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में पिता के करेक्टर हमें शो नहीं हुए, तो वो क्या हो गए, जो करेक्टर शो नहीं होते उनको बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है, यानी वो लुप्त हो गए हैं F1 जनरेशन में। और जो करेक्टर शो होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंस करेक्टर, ठीक है। और अब देखो जो F2 जनरेशन, जो हमारे बच्चे हुए, उनमें क्या हो गया, जो हमारे अंदर जो करेक्टर रिसेसिव थे वो F2 जनरेशन में जाके क्या हो गए, डोमिनेंस हो गए। मतलब जो करेक्टर हमें दिखाई देंगे उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस, और जो करेक्टर हमें नहीं दिखाई देते उसको बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज एग है, जो मेल स्पर्म और ओवम मिलकर जो जाइगोट बनाता है उसको फर्टिलाइज एग बोलते हैं, यानी उसको जाइगोट बोलते हैं। अब जो जाइगोट है वो क्या कैसे बना, 23 नंबर तो यहाँ से मिले और 23 नंबर क्रोमोसोम यहाँ से मिले, तो कितने टोटल कितने नंबर हो गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर होता है। अगर पेयर पूछ ले, पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर, पेयर का मतलब जोड़े, कितने जोड़े हो गए, तो 23 पेयर होते हैं और 46 नंबर होते हैं। इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना है, घुमा फिरा देता है तो 46 तो क्या है, नंबर है क्रोमोसोम के, और 23 क्या है, पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो 23 पेयर है उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम होते हैं, वो हर इंसान में, यानी जो हर जो ह्यूमन का बच्चा है उसमें क्या है, सेम होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो हर किसी में सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है, सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। अब जैसे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये सिर्फ ये करेक्टर जो है, जो ये क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होते हैं, बाकी जितने जितने भी ये करेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं मेल या फीमेल में। अब मेल और फीमेल में डिफरेंस कहाँ आता है वो बताते हैं हम आपको यहाँ पे। अब मेल और फीमेल में डिफरेंस यहाँ आता है, जैसे मेल होती है उस वो होती है एक्सएस, और फीमेल क्या होता है, वो वाई वाई होता है, ठीक है। अब जो फीमेल है उसका जो एग बनता है, ठीक है, उसमें से इन दोनों में से एक आएगा, कोई भी आ जाए इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कोई भी आएगा तो मतलब एक्स ही आएगा, ठीक है। प्योर दोनों में से कोई भी आएगा तो वो एक्स ही आएगा। और जो मेल में आएगा वो 50% तो चांस है वो एक्स आई और 50% चांस है वो वाई आई, ठीक है। अब डिपेंड करता है, ये तो स्पर्म सेल होगी और ये क्या होगी, ओवम होगी। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे फीमेल में से तो एक्स ही आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर एक्स आता है तो क्या हो गया, फीमेल हो जाएगी। और यहाँ से यानी मेल के अंदर से अगर एक्स आ गया, एक मिनट, हाँ, फीमेल के अंदर से तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स ही आएगा, ठीक है। अगर मेल के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। और अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो क्या होगी, वो क्या होगा, मेल होगा। तो इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, और यही क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये ऑटोसोम है वो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। जैसे ये हो गया। अब स्पर्म है वो अगर वाई आया तो फीमेल से तो एक्स एक्स ही मिलेगा, और स्पर्म में अगर वाई आया तो क्या बन गया, बॉय बनेगा, और एक्स आया तो क्या बन गया, गर्ल्स बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो हेरिडिटी का जो एक मेन रोल रहा, जिन्होंने मैथमेटिक्स के द्वारा एक हेरिडिटी को जो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में किस प्रकार से करेक्टर जाते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं, कोई करेक्टर शो नहीं करता, वो सभी चीज़ बताई ग्रेगर मेंडल ने, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेंडल्स के ऊपर कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर मेंडल। उनका जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1882 में इनका जन्म हुआ। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे ग्रेगर मेंडल साहब हैं। इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। अब कभी पी प्लांट को हम गार्डन पी भी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ग्रेगर मेंडल के ऊपर, और कभी कभार इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ लेता है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया, पिस्यूम स्टीवम, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपको याद रखना है। इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, गार्डन पी के ऊपर, यानी पिस्यूम स्टीवम के ऊपर काम किया था। और इन्होंने कितने करेक्टरिस्टिक्स दिए थे, 7 करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। ये एक्चुअल में तो मैथमेटिशियन थे, ये मैथ के प्रोफेसर थे, मैथ के साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा हेरिडिटी को समझाया कि कैसे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, ठीक है।
तो ये था, इनके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है, हर टीचिंग एग्जाम में आता ही आता है। जैसे आपके बार रीट के एग्जाम में आया हुआ था कि ग्रेगर मेंडल ने किसके ऊपर वर्क किया था, तो गार्डन पी के ऊपर वर्क किया था। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की, यानी पर्यावरण की। पर्यावरण का बहुत ज़्यादा रोल रहता है हमारे डेवलपमेंट के अंदर। अगर हेरिडिटी करेक्टर्स हमें अच्छे मिल जाते हैं लेकिन हमें इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता, तो उस हेरिडिटी करेक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता। ठीक है, तो समझते हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण दो वर्ड से हम उसको जानते हैं, प्री जमा आवरण। यानी प्री का मतलब हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब ढकना। जो चीज हमें चारों ओर घेरे हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। जीन्स को छोड़ के जो भी चीज हमें चारों तरफ से घेर रखा है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। यानी पर्यावरण में हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, वनस्पति, वायु, जल आदि जितने भी है। ठीक है, जीन्स को छोड़ दो, जितने भी करेक्टर वो है, हमारे चारों तरफ का माहौल है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है, फिर कित मतलब टाइप्स देखते हैं। कोई प्राकृतिक वातावरण हो गया जैसे। अब प्राकृतिक वातावरण में क्या हो गया, कई जगह पर ठंडे गर्म देश होते हैं, तो उस जगह के लोगों का रहना, जैसे ठंड जिस जगह पर गर्मी ज़्यादा है उन लोगों को अगर हम ठंडे इलाके में भेज दें तो वो उनका थोड़ा सा एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे ठंडे वालों को गर्म में लिया तो उनका थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, फिर आ जाता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें हम वे तत्व शामिल करते हैं जो हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, जैसे कि स्कूल हो गया, परिवार हो गया। ठीक है, और जो जितने भी हमारे सोसाइटी होगी। फिर बौद्धिक एंड मानसिक वातावरण है। इसमें वो तत्व शामिल करेंगे, वो चीजें शामिल करेंगे जो हमारे मन और मस्तिष्क के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब वो चीजें हम इसमें शामिल करते हैं जिससे हमारा मन और मस्तिष्क का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही संवेगात्मक वातावरण। भाई, जैसा आप माहौल, जैसा आप इमोशंस वातावरण में डालोगे बच्चा वैसा ही डेवलप होता है। ठीक है, अब घर में लड़ाई का माहौल रहता है या फिर कुछ और रहता है तो वो वैसा ही बच्चे के ऊपर, दिमाग के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आप बच्चे को डरा कर रखते हो या कुछ गुस्सेल बनाते हो तो उतने ही इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर बच्चा गुस्सा करता है, अगर आप उसको कंट्रोल करना नहीं सिखाते तो क्या होगा, आगे के टाइम में उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब वातावरण का यही इंपॉर्टेंट रहता है। सोसाइटी है, सोशल कल्चर है, अगर आप उसे चोर डकैत की वातावरण में रखते हो जहाँ पे ज़्यादा चोरी है या फिर कुछ गलत कार्य सिखाया जाता है, नशेबाजी, और तो कैसा होगा, वो वैसा ही वातावरण में पैदा हुआ है या वैसे वातावरण में रहा है तो वो क्या कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो चार इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट है, वातावरण है, जो हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का एक गुणनफल है। अगर हमें देखो, अगर हमें अच्छे करेक्टर्स मिले हैं, ठीक है, हमारे माता पिता से हमें बहुत बढ़िया करेक्टर्स मिले हैं। जैसे हमारे दोनों माता पिता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बच्चे में भी वही गुण आए हैं, इंटेलिजेंट है। अगर हम उसको अच्छे करेक्टर्स के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दे दे तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, यानी वो एक समृद्ध बच्चा बनता है, बहुत ही इंटेलिजेंट और वैज्ञानिक लेवल का वो बच्चा बनता है। लेकिन अगर हम उसको इन्वायरमेंट दे ही ना ऐसा, बच्चे में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन हम उसको कहाँ रख रहे हैं, चोरों डकैतों नशेबाजी वाले माहौल में रख रहे हैं, तो बच्चा का क्या होगा, दिमाग जैसा वातावरण बनेगा वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे उसमें कितना भी दिमाग क्यों ना हो, कितने भी अच्छे करेक्टर क्यों ना मिले हो। अगर उसको इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा दिया तो क्या होगा, उस बच्चे का विकास नहीं हो पाता। ऐसे ही अगर मान लो हेरिडिटी करेक्टर उसको नहीं मिले, मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, उसको चाहे कैसा ही बढ़िया से बढ़िया आप इन्वायरमेंट दे दो तो क्या होगा, वो बच्चे का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जो मेंटल करेक्टर्स है जो उसने अ, मिले हैं, जो अपने माता पिता से मिले हैं, वो ही हेरिडिटी में थोड़ा फर्क आ चुका है। तो आप कितने से कितना अच्छा उसको इन्वायरमेंट दो तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसका ओवरऑल इसकी क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उसमें दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है, ना कि अकेला हेरिडिटी और ना ही अकेला इन्वायरमेंट का, दोनों का एक गुणनफल है। ठीक है, अनौपचारिक क्रिया है इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, ना अकेले हेरिडिटी से ना अकेले इन्वायरमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं हम आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। इससे पहले हम एक और बात करते हैं जो हम
हाँ, यही बता देता हूँ मैं कि जैसे इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम, तो जैसे आप बच्चे को रखोगे ना, जैसे आपने वो मोगली वाला, आपने बचपन में आपने मोगली का जो कार्टून आता था उसमें देखा होगा कि उसको शुरू से ही वो जंगल के एनवायरनमेंट में रहा है। अब जंगल के एनवायरनमेंट में रहा है तो वो क्या होगा, वो सभी जो जानवर थे उनकी भाषा सीख गया था, उन दोनों को बोलना सीख गया था। ठीक है, वैसे ही वो चीज बोलना सीख गया था। अब कुछ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा था, उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हमारे गाल्टन थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि बुद्धि का जो है, हमारे जो बुद्धि है उसका भी क्या होता है, हस्तांतरण होता है, मतलब माता पिता से दूसरे में जाता है। कैसे? उन्होंने कुछ समृद्ध मतलब अच्छे व्यक्तियों की उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी, जैसे 900 से ज़्यादा कुछ उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी, और 900 से ज़्यादा कुछ उन्होंने जो मंदबुद्धि वाले हैं या असमृद्ध व्यक्ति हों उनकी उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो समृद्ध व्यक्ति हों उनके जो बच्चे हुए वो करीब 600 के करीब अ, अच्छी बुद्धि वाले बच्चे पैदा हुए। और ऐसे ही जो असमृद्ध बच्चे थे, अप्रसिद्ध व्यक्तियों की जो बायोग्राफी थी उनमें से जब उनके बच्चों को देखा गया तो उनकी बुद्धि में बहुत फर्क मिला। उन्होंने सिर्फ 4 या 5 बच्चे ऐसे मिले जो अच्छी बुद्धि वाले थे। ठीक है, तो इससे क्या वो प्रूफ किया गाल्टन ने कि बुद्धि का हस्तांतरण होता है माता पिता से बच्चों में। ठीक है, और ऐसे ही एक एक चीज और देखी थी, हमारे कैलोग जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपने बच्चे और एक चिंपांजी को साथ में बैठा दिया। ठीक है, साथ में उन्होंने उसको पाला पोसा और उनको सिर्फ चम्मच से वो खाना खिलाते थे। ठीक है, तो कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा, चिंपैंजी भी चम्मच से खाना खा चिंपैंजी को भी क्या होता आ जाता है, चम्मच से खाना खाना आ जाता है। तो ये क्या है, जैसा उसको इन्वायरमेंट दिया चिंपैंजी को वो वैसा ही क्या किया, बिहेव करने लगा। अब जैसे मोगली का है, आप उसे उसको ये दुनिया दिखाई ही नहीं, इंसानों की दुनिया दिखाई नहीं, उसको शुरू से ही क्या हुआ, जंगलों में रखा गया, जानवरों की दुनिया में रखा गया। तो वो क्या होगा, वो उन्हीं की भाषा समझ गया, उन्हीं को बोलना समझ गया, उन्हीं की हर चीजों को हर मतलब हर तरीके से उसको वो जानवरों को समझना सीख गया। ठीक है, तो ये रोल होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब उसके अंदर हेरिडिटी तो इंसानों वाली है, लेकिन अब जैसा इन्वायरमेंट में रखा वो वैसा बन गया। तो डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आइडेंटिकल ऑफ फैटर्नल ट्विंस। अब ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब जो एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से बनता है, यानी सेम सेक्स हो सकता है इसमें। जो एक ही स्पर्म और एक ही एग से बनता है उसको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और फैटर्नल ट्विंस उसको बोलते हैं जो दो एग से और दो ही स्पर्म से बनता है, मतलब अलग अलग एग से बनता है, और आइडेंटिकल स्पर्म एक सेम से बनता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो सेम रहता है और इसमें अलग अलग प्लेसेंटा होते हैं। ठीक है, और इसको हम मोनोजाइगोटिक भी बोल देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को, इसको हम डाइजाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ हाँ, अब जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें सेम सेक्स के बच्चे हो सकते हैं, उसका सब कुछ मतलब सेम सा रहता है, ब्लड ग्रुप भी, बुद्धि का स्तर भी और भी शक्ल भी सेम होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में वो दोनों लड़का लड़का हो सकते हैं या फिर लड़की लड़की हो सकते हैं। फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है ये भी लड़का लड़का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पर्म एक्स है या वाई है। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही सेम नहीं होते, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और फैटर्नल ट्विंस में ऐसा नहीं है, फैटर्नल ट्विंस में उसकी थोड़ी शक्ल में भी वो हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, और उनका जो बिहेव है या ब्लड ग्रुप है वो भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये था आइडेंटिकल और फैटर्नल ट्विंस। और आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखना, और देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।